तो आज का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 221 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए, जो प्रगतिवादी काव्य धारा का समय है वो माना जाता है 1936 से 1943 ईस्वी के बीच का जो समय है वो प्रगतिवादी काव्य धारा का माना जाता है। 1936 से 1943 ईस्वी के बीच का समय, तो नोट करते हुए चलेंगे। 1936 से 1943 के बीच का समय जो है वो प्रगतिवादी काव्य धारा का समय माना जाता है। तो जो प्रयोगवाद होता है, यानी प्रयोगवाद से ही अगर हम बात करें तो प्रगतिवाद का जो जन्म है वो प्रयोगवाद से ही हुआ है। कुछ प्रयोगवादी कवियों ने कहीं ना कहीं प्रगतिवाद से संबंधित होकर भी रचनाएं की हैं। तो इसका जो आधार था वो मार्क्सवादी विचारधारा, यानी कि जो प्रयोगवादी विचारधारा है उसको हम मार्क्सवादी विचारधारा भी बोलते हैं, उसका द्वंद है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ विपरीत रूप में ये प्रगतिवाद हमें देखने को मिलता है। और अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो जो समाजवाद होता है साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद होता है। यानी समाजवाद यानी समाज की जो रीति रिवाज हैं, जो कुछ भी समाज में चल रहा है, सामाजिक जीवन का चित्रण करना, और शोषक वर्ग, जैसे कि बहुत सारे वर्गों में बटा रहता है समाज, इन सभी चीजों को दिखाना, ये होता है प्रगतिवाद। तो यही सब चीज जो है वो प्रगतिवाद कहलाती है। अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर पूछा गया है कि प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है, तो सबसे पहले हमें जानकारी होना जरूरी है कि प्रगतिवादी कवि कौन है। तो देखिए, मुख्य रूप से अगर हम प्रगतिवादी कवियों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से प्रगतिवादी कवियों में नाम आता है केदारनाथ अग्रवाल जी का, रामविलास शर्मा जी का, नागार्जुन जी का, रांगे राघव जी का, शिव मंगल सिंह सुमन जी का और त्रिलोचन जी का। ये हमारे जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो प्रगतिवाद से संबंधित हैं। कौन कौन से? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिव मंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। ये 6 जो कवि हैं वो आपके प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं, प्रगतिवादी। और यहां पर जो आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 221 का जो आंसर होगा वो विकल्प डी नेमीचंद्र जैन हो जाएगा, क्योंकि जो नेमीचंद्र जैन है वो प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जो प्रगतिवादी लेखक हैं उनके नाम आप नोट करके रखिएगा। साथ ही साथ प्रयोगवाद से ही प्रगतिवाद का जन्म हुआ है, ये बात ध्यान में रख के चलिएगा कि प्रयोगवाद से ही प्रगतिवाद का जन्म हुआ है। तो जो जो भी लेखक आपके प्रयोगवाद के थे, इन लेखकों के अलावा, ये 6 लेखकों के अलावा, उनको भी हम प्रगतिवादी की श्रेणी में कभी कभी रख लेते हैं। प्रमुख रूप से ये 6 लेखक थे केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन। लेकिन जो हमारे प्रयोगवाद के कवि थे, जैसे कि अज्ञेय जी, धर्मवीर भारती जी, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर मचावे, शकुंतला माथुर, इन सभी की रचनाओं में भी हमें कहीं ना कहीं प्रगतिवाद देखने को मिलता है। तो वैसे 221 का आंसर जो होगा वो होगा विकल्प डी नेमीचंद्र जैन। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। बाकी नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, ये तीनों ही जो आपके हैं प्रगतिवादी कवि हैं। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? ये भी आंसर करिए आप लोग, सभी लोग जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? विकल्प डी कुतवन के लिए आंसर कर रहे हैं, एकदम सही है। तो जो कुतवन जी हैं वो हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। कबीरदास जी तो आप जानते ही हैं, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं। नानक जी, रैदास जी, तीनों ही आपके ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है, जबकि कुतवन जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। विकल्प डी, बिल्कुल जितने भी लोग विकल्प डी आंसर कर रहे हैं एकदम सही है, विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्या है? तो ये भी आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 223 का जितने भी लोग विकल्प डी आंसर कर रहे हैं, भक्ति काल, बिल्कुल सही है। कई बार हमने चर्चा की है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो माना जाता है वो है भक्ति काल। द्विवेदी युग में लिखी गई है कौन सी रचना? निम्नलिखित में से द्विवेदी युग में लिखी गई, यानी द्विवेदी युग की रचना आपको बतानी है कि कौन सी है। तो देखिए, यहां पर आप लोगों को जानकारी होगी, कामायनी जो है वो आप लोग जानते हैं कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है।
तो कामायनी के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी कि ये छायावादी युग की रचना है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के लेखक हैं। और ग्राम्या के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, और ये भी आपके छायावादी युग के कवि हैं। और जो बचा प्रिय प्रवास, ताल सप्तक पर ध्यान तो आपको देना ही नहीं है। कल हमने आपको ताल सप्तक के समय के बारे में बताया था, ताल सप्तक का प्रकाशन कब कब हुआ है। आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ताल सप्तक का जो प्रकाशन है वो ना तो द्विवेदी युग में हुआ है, ना ही आपको छायावादी युग में देखने को मिलता है। यानी कि छायावादी युग का समय भी निकल जाता है और द्विवेदी युग का समय भी निकल जाता है। तो ताल सप्तक का प्रकाशन तो बहुत ही बाद में हुआ है। पहला ताल सप्तक 1943 में आया, दूसरा ताल सप्तक आप लोगों को जानकारी है 1951 में, तीसरा ताल सप्तक 1959 में, और चौथा ताल सप्तक 1979 में। इस तरह से ताल सप्तक के प्रकाशन हुए थे। तो यहां पर आपको सिर्फ ध्यान देना है कि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई रचना है, और प्रिय प्रवास की जो रचना है वो द्विवेदी युग में की गई है। प्रिय प्रवास आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग विकल्प सी आंसर कर रहे हैं, प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है। ये आपको आंसर करना है कि कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है। तो बिल्कुल देखिए, पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तीनों ही रचनाएं आपके लेखकों की, ऐसे लेखकों की रचनाएं हैं जो छायावादी युग के चार स्तंभ हैं। पंत, निराला, वर्मा और प्रसाद। प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा छायावादी युग के चार स्तंभ हैं। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो तीनों ही रचनाएं आपकी जो हैं वो छायावादी युग से संबंधित हैं। अब जो बची हुई रचना है साकेत, इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और प्रश्न नंबर 225 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा साकेत। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और मैथिली शरण गुप्त जी आपके द्विवेदी युग से संबंधित हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग से संबंधित हैं, आप सभी लोगों को कई बार बताया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी का आंसर सी होना चाहिए, आसान से प्रश्न है। अब आंसर करेंगे, द्विवेदी युग की कविता को क्या कहा जाता है, और ये चीज आप रट लीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 226 के लिए विकल्प ए आंसर कर रहे हैं, एकदम सही आंसर है। अब क्योंकि थोड़ी नई चीज है इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए तो देखिए, द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है इतिवृत्तात्मक। इतिवृत्तात्मक कहा जाता है द्विवेदी युग की कविता को। अब आप पूछेंगे कि सर इतिवृत्तात्मक क्या होता है। तो देखिए, इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी कथा का वर्णन करना, यानी उसकी व्याख्या करना, वर्णन करना कहलाता है इतिवृत्तात्मकता। इतिश्री करना कह सकते हैं ना, कि आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, व्याख्या करके बता रहे हैं, वही होता है इतिवृत्तात्मकता। तो किसी वस्तु का वर्णन या आख्यान करना, यानी कि व्याख्या करके किसी भी चीज को बताना कहलाता है इतिवृत्तात्मकता। और इतिवृत्तात्मकता के कारण द्विवेदी युग में कथा पर अधिक बल दिया जाने लगा था, और प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी थी। कैसी रचनाएं? प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी थी। वस्तु का वर्णन करना, कथा का वर्णन करना, आख्या करने की प्रधानता। आख्यान मतलब व्याख्या करना, आख्यान करना यानी किसी चीज को गाना, बताना, लोगों तक पहुंचाना, विस्तृत रूप में उसका वर्णन करते हुए, संक्षिप्त रूप में नहीं, विस्तृत रूप में आख्यान करते हुए। तो वस्तु का वर्णन, आख्यान करना, आख्यान करने की प्रधानता, आदर्शवाद, बौद्धिकता, इन सभी की प्रधानता के कारण इस काल को इतिवृत्तात्मक कहा गया है। द्विवेदी युग को इतिवृत्तात्मक कहा गया है। तो सभी लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि मान्य है। तो देखिए, प्रगतिवाद की हमने आपको शुरुआत में ही अवधि बता दी थी। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी। प्रश्न नंबर 227 का विकल्प सी, विकल्प गा बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 227 का विकल्प सी या विकल्प गा, कोई भी आप बोल सकते हैं कि विकल्प सी या विकल्प गा। तीसरा विकल्प सही है। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक ये आपका जो समय है वो प्रगतिवाद का समयावधि सर्वमान्य समयावधि है, यानी कि सर्वमान्य काल समय है प्रगतिवाद का 1936 से 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक से संबंधित कौन है, ये आपको आंसर करना है। तार सप्तक से संबंधित कौन है, प्रश्न नंबर 225। बिल्कुल, तो यहां पर जितने भी लोग विकल्प 228 प्रश्न के लिए विकल्प नंबर का आंसर कर रहे हैं 228 के लिए, रामविलास शर्मा एकदम सही है उन सभी का। ताल सप्तक से संबंधित है रामविलास शर्मा जी, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि सही सुमेलित कौन से हैं, तो ये आपको आंसर करना है कि सही सुमेलित के बारे में बताइए। तो विकल्प ए एकदम सही हो जाएगा। हमने आपसे कल चर्चा की है, आज भी चर्चा की है, भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रयोगवाद से संबंधित हैं। और इसके अलावा अगर भवानी प्रसाद जी के अलावा अगर हम बात करें कि प्रयोगवादी कवि कौन कौन है, तो अज्ञेय जी, धर्मवीर भारती जी, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह, प्रभाकर मचावे, शकुंतला माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, ये सभी आपके प्रयोगवाद के कवि हैं। तो इनको आप नोट करके रखिएगा। प्रश्न नंबर 229 का विकल्प नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवि कौन से नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कुछ प्रयोगवादी कवियों ने भी प्रगतिवाद से प्रभावित होकर रचनाएं लिखी हैं, क्योंकि प्रयोगवाद से ही प्रगतिवाद का जन्म हुआ है। तो प्रयोगवाद के जो कवि थे उन्होंने कुछ अंत समय पर आकर प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं लिखी हैं और वहां से ही प्रगतिवाद का जन्म हुआ है। तो बहुत दिमाग से सोच समझ कर आंसर करिएगा। प्रगतिवादी कवि के लिए पूछा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी लोग विकल्प बी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल एकदम सही है। जितने भी लोगों ने विकल्प बी 230 के लिए विकल्प बी आंसर किया है एकदम सही है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ प्रयोगवादी कवि आपके जो है वो प्रगतिवाद से प्रभावित रहे हैं, उन्होंने प्रगतिवाद की भी रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ पर प्रगतिवादी कवियों की जो सुबह अभी हमने शुरुआत में चर्चा की है वो थी कि केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन। तो देखिए, नागार्जुन बिल्कुल प्रगतिवादी कवि हैं। रांगे, राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, तो बिल्कुल शिव मंगल सिंह सुमन भी प्रगतिवादी कवि हैं। और त्रिलोचन, ये आपके प्रगतिवादी कवि हैं। अब या तो श्रीधर पाठक या फिर भवानी प्रसाद मिश्र, कोई एक इनमें से ऐसा है जो प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो देखिए, श्रीधर पाठक का नाम ना तो हमें प्रयोगवादी कवि में देखने को मिलता है ना ही प्रगतिवादी कवि में, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी और प्रगतिवादी दोनों ही प्रकार के कवि रहे हैं। इन्होंने प्रयोगवाद की भी रचनाएं लिखी हैं और साथ ही साथ इन्होंने प्रगतिवाद से प्रभावित होकर भी रचनाएं लिखी हैं। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी कवि नहीं है, वो है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित करना है, बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित है चारों में से। भारत भारती एक महाकाव्य है, प्रणभंग एक चरित काव्य है, गीतिका एक वीर काव्य है, या रश्मि रथी एक खंड काव्य है। आंसर करिए। बिल्कुल, रश्मि रथी एक खंड काव्य है, विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रश्मि रथी एक खंड काव्य है। 231 का विकल्प डी सही हो जाएगा। रचनाओं के बारे में, तो देखिए, भारत भारती के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है और यह एक काव्य रचना है, महाकाव्य नहीं है ये। तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? गुप्त जी की रचना है और ये महाकाव्य नहीं है, ये एक काव्य रचना है, काव्य कृति है। और अगर हम प्रणभंग की बात करते हैं कि प्रण किसकी रचना है, तो देखिए, प्रणभंग जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और यह एक चरित काव्य नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और अगर हम गीतिका की बात करें कि गीतिका किसकी रचना है, तो गीतिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। गीतिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और यह उनका कविता संग्रह है, वीर काव्य नहीं है, कविता संग्रह है। कविता संग्रह है गीतिका।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। और अगर हम अब रश्मि रथी की बात करें कि रश्मि रथी किसकी रचना है, तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी का खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रश्मि रथी एक खंड काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है आपका, हालावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? प्रश्न नंबर 232 के लिए आंसर करेंगे, हालावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? विकल्प सही कर लेंगे। यहां प्रश्न नंबर 232 में आप लिख लीजिए हरिवंश राय बच्चन जी का नाम। विकल्प ए में आप लिख लेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का नाम। अब आपको आंसर करना है, हरिवंश राय बच्चन जी है आपके विकल्प ए में, विकल्प बी है दिनकर को, विकल्प सी है पंत को, या फिर त्रिलोचन को। हालावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है हरिवंश राय बच्चन जी को, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता के कवि कौन है? तो देखिए, नई कविता के कवियों की अगर बात हो रही है तो नई कविता के कवि जो आपके माने जाते हैं, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी नई कविता के कवियों की बात कर रहे हैं तो अज्ञेय जी माने जाते हैं, धर्मवीर भारती जी माने जाते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी माने जाते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी माने जाते हैं, और गिरजा कुमार माथुर जी माने जाते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी माने जाते हैं, नरेश मेहता जी माने जाते हैं, कुंवर नारायण जी माने जाते हैं, जगदीश गुप्त जी माने जाते हैं। तो ये सभी जो लेखक हैं वो नई कविता के कवि हैं। यानी बहुत सारे लेखक आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रयोगवाद के लेखक थे, जो आपके प्रयोगवाद के जो लेखक थे, बहुत सारे लेखक जो प्रयोगवाद के थे वो नई कविता के से भी संबंधित हैं, क्योंकि ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, बस थोड़ा थोड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है, बाकी है सब वही चीज, आपके एक दूसरे से जुड़े हुए काल हैं। किसी ने अगर प्रयोगवाद में रचना की है तो प्रगतिवाद में भी रचना कर दी, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 233 का विकल्प खा, विकल्प बी बिल्कुल अज्ञेय जी जो हैं, अज्ञेय जी नई कविता के कवि हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा, अज्ञेय जी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि कौन है? प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि कौन है, आपको आंसर करना है। तो कई बार चर्चा हो चुकी है प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि के बारे में कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है। बिल्कुल विकल्प ए अज्ञेय जी जो हैं प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं अज्ञेय जी। संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? प्रश्न नंबर 235 के लिए आंसर करेंगे और ये आपका अंतिम प्रश्न है। 235 का जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं धूमिल के लिए बिल्कुल सही है। संसद से सड़क तक धूमिल कवि की रचना है। प्रश्न नंबर 235 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।